हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को राम राम, सभी को सत श्री अकाल, सभी को गुड इवनिंग और सभी का स्वागत हमारे चैनल के ऊपर। आप सभी को पता है कि हमारे जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी, उसमें जो है वो हम अलग अलग जो है वो डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। उसी सीरीज में जो है वो आज हम नीम का थाना जिले के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारे जिले के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जहाँ से मैं रहती हूँ, जिस जिले में जो जिला मेरा है, आज हम जो है वो उस जिले के बारे में पढ़ेंगे कि उस जिले में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। आज हम नीम का थाना जिले के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले जो है वो हम स्टार्टिंग करते हैं कि जिलों का जो है वो निर्माण कैसे हो रहा है। यानी कि सबसे पहले राजस्थान में जिलों का निर्माणों की शुरुआत जो थी वो कहाँ से हुई थी। तो आप सभी को पता है कि 1 नवंबर 1956 को जो है वो राजस्थान का एकीकरण किया जा रहा था। यानी कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण किया जा रहा था। एकीकरण के 7वें चरण में राजस्थान के वर्तमान स्वरूप, यानी कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को आ गया था। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान में जो है वो जिलों के निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से चल रही है या कहाँ से हो रहे हैं। तो हम जो वो स्टार्टिंग से देखते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण का जो 7वां चरण जो आता है, जिसमें राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आ गया था, उसमें जो है वो राजस्थान में कितने जिले आते थे, यानी कि उस टाइम राजस्थान में कितने जिले आते थे। तो उस टाइम राजस्थान में जो है वो टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट आते थे, यानी कि 26 जिले आते थे। अब 26 जिले में जो है वो 26 यानी कि 26वां जिला कौन सा था। तो 26वां जिला जो था वो अजमेर था। 26वां जिला अजमेर था। और 26वें जिले के बाद में जो है वो आगे कौन कौन से जिले बनाए गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आगे जिलों का निर्माण क्या गया था, उसमें जो है वो 27वां जिला, फिर देखेंगे 28वां जिला, फिर 29वां जिला, 30वां जिला, 31वां, 32वां और 33वां। इन सभी जिलों के बारे में देखेंगे कि ये जिले कब कब बनाए गए थे। तो 27वां जिला जो आता है वो धौलपुर आता है, यानी कि 27वां जिला जो आता है वो धौलपुर आता है। और धौलपुर को कब बनाया गया था, तो 15 अप्रैल 1882 को, 15 अप्रैल 1882 को जो है वो धौलपुर को बनाया गया था। और अगला जो आता है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, कौन सा जिला आता है, तो ये आता है बारां जिला। बारां के बाद में बनाया गया था दौसा, दौसा के बाद में बनाया गया था राजसमंद। और ये तीनों जिले जो आते हैं इनका निर्माण किया गया था 10 अप्रैल 1991 को इनका निर्माण किया गया था। यानी कि हम बात करते हैं जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस टाइम जो जिले जो थे वो 26 जिले थे। 26वां जिला अजमेर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि और जिले कैसे बने या कहाँ से आए, कब इनका निर्माण किया गया था। तो 27वां जिला आता है धौलपुर, उसका निर्माण जो था वो 15 अप्रैल 1982 को किया गया था। फिर आगे हम बात करते हैं कि 28वां जिला, 29वां और 30वां जिला, इन तीनों जिलों को जो आप साथ में पढ़ लेना, क्योंकि इन तीनों जिलों का निर्माण जो था वो साथ में किया गया था। BDR, यानी कि मैं तो इसके ऐसे याद रखती हूँ, 20 से 12 और D से जो है वो दौसा और R से जो है वो राजसमंद। यानी कि ये ट्रिक यूज कर लेना और इससे जो है वो याद रख लेना इन 3 जिलों को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 31वां जिला कौन सा आता था। तो 31वां जिला जो आता है वो हनुमानगढ़ को बनाया गया है। 31वां जिला हनुमानगढ़ आता है। और हनुमानगढ़ को कब बनाया गया था, तो 12 जुलाई 1992 को हनुमानगढ़ को बनाया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगला डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है, तो अगला डिस्ट्रिक्ट जो आता है वो करौली आता है। और करौली को कब बनाया गया था, तो 19 जुलाई 1997 को जो वो करौली को बनाया गया था। नेक्स्ट 33वां जिला जो आता है वो प्रतापगढ़ आता है। और प्रतापगढ़ को कब बनाया गया था, तो 26 जनवरी 2008 को जो वो प्रतापगढ़ को डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था। उस समय हमारी मुख्यमंत्री कौन थी, वसुंधरा राजे जो थे वो हमारी मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो तब तक जो है वो हमारे कितने ज़िले थे, तो हमारे राजस्थान में टोटल जो है वो 33 ज़िले थे। इसके बाद में अब वर्तमान में कितने ज़िले हो गए, 50 ज़िले। अभी 50 ज़िले करने की घोषणा जो थी वो कब की गई थी, तो ये घोषणा जो थी वो हमारे बजट 2022-23 के बजट में ये घोषणा करी गई थी। और 2022-23 के बजट में ये घोषणा करी गई थी। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी का नाम आता है राम लुभाया कमेटी।
एक कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी का नाम राम लुभाया कमेटी आती है। और उस कमेटी का गठन जो था वो 21 मार्च 2022 को किया गया था। और इस कमेटी ने जो है वो राजस्थान को 19 जिले और 3 संभाग दिए थे। इसकी घोषणा जो थी वो सीएम अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई थी। सीएम अशोक गहलोत के द्वारा इनकी घोषणा करी गई थी। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये जो है वो अनुमोदन कब हुआ था? इस बात का अनुमोदन हुआ था 4 अगस्त 2023 को इस बात का अनुमोदन हुआ था। फिर इनका जो है वो मतलब ये जिले जो है वो लागू कब से हो गए थे, या फिर जो है वो इनका गठन कब से कर दिया गया था? तो 7 अगस्त 2023 से इनका गठन कर दिया गया था। ये तो पूरा इतिहास आता है नए जिलों के निर्माण के संबंध में, पूरा इतिहास। आप याद रखना कि जिलों के निर्माण की शुरुआत जब हम 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हुआ था 7वें चरण में, तब राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आ गया था। उस समय हमारे राजस्थान में 26 जिले थे। 26वां जिला जो आता है वो अजमेर आता है। उसके बाद में 27वां जिला धौलपुर को बनाया गया था 15 अप्रैल 1982 को। 28वां जिला 12 को बनाया गया, 29वां जिला दौसा को, 30वां जिला राजसमंद को। ये तीनों जिले 10 अप्रैल 1991 को बनाए गए थे। ट्रिक आती है बीडीआर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 31वां जिला जो आता है वो हनुमानगढ़ आता है, 12 जुलाई 1992 को बनाया गया था। और 32वां जिला जो आता है वो करौली आता है, 19 जुलाई 1997 को बनाया गया था। 33वां जिला प्रतापगढ़ आता है, 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था। और 33वां जिला जो आता है वो प्रतापगढ़ आता है, जो कि 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था। उस समय हमारी मुख्यमंत्री जो थी वो वसुंधरा राजे जी थी। और 33 जिले जो थे वो उस टाइम तक थे, यानी कि 2008 तक जो है वो हमारे राजस्थान में अभी तक जो है वो 33 जिले चल रहे थे। लेकिन अब वर्तमान समय में जो है वो राजस्थान में 50 जिले हो गए हैं। ओके, यानी कि अब वर्तमान समय में राजस्थान में कितने जिले हो गए हैं? तो 50 जिले हो गए हैं। अब 50 जिले तो अब वर्तमान में जो है वो 33वां जिला प्रतापगढ़ आता है, जो कि 26 जनवरी 2008 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आते हैं। 33वां, यानी कि अब तक जो है वो हमारे राजस्थान में 33 जिले चल रहे थे, यानी कि 2008 से लेकर जो है वो 33 जिले थे। अब जो है वो वर्तमान समय में 50 जिले हो गए हैं। लेकिन 50 जिले बनाने की जो घोषणा जो थी वो हमारा बजट 2022-23 जो आता है उस बजट में घोषणा करी गई थी कि हम जो है वो नए जिलों का निर्माण करेंगे, नए जिले बनाएंगे। सीएम अशोक गहलोत जी के द्वारा जो है वो घोषणा कर दी गई थी। और इस बात के लिए जो एक कमेटी का गठन किया गया था कि नए जिलों का निर्माण करने के लिए जो है एक समिति बनाई गई थी। उस समिति का नाम जो आता है वो राम लुभाया समिति आता है, जो कि 21 मार्च 2023 को बनाई गई थी। और फिर उसके बाद में उन्होंने जो है वो 19 नए जिले और 3 नए संभाग दिए थे। और उसी संबंध में जो इसका अनुमोदन 4 अगस्त 2023 को हो गया था लागू, या इसका गठन जो था वो 7 अगस्त 2023 को था। सारे पॉइंट लिख लेना और याद कर लेना। अब हम बात करते हैं नीम का थाना। ये तो हुई हमारी बात। अब हम बात करते हैं कि नीम का थाना जिला जो आता है इसमें कितने उपखंड आते हैं, यानी कि नीम का थाना जिले में कितने उपखंड आते हैं? 4 उपखंड आते हैं। और तहसील कितनी आती है? 5 आती है। यानी कि नीम का थाना जिला जो आता है इसमें कितने उपखंड आते हैं? तो 4 जो है वो इसमें उपखंड आते हैं। और तहसीलें कितनी आती है? तो इसमें 5 तहसीलें आती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि तहसील कौन कौन से आती है, यानी कि तहसील कौन कौन से आती है और उपखंड कौन कौन से आते हैं। तो इसमें उपखंड जो आता है उसमें एक तो नीम का थाना आता है, नीम का थाना, एक तो नीम का थाना आता है, एक जो आता है वो खेतड़ी आता है, और एक जो आता है वो उदयपुर वाटी आता है, उदयपुर वाटी आता है। और एक जो बनाया गया था वो श्री माधोपुर को बनाया गया था। यानी कि कितने उपखंड आते हैं? तो जो नीम का थाना जिला जो आता है इसके अंतर्गत जो है वो 4 उपखंड आते हैं। उसमें खेतड़ी आता है, झुंझुनू आता है। खेतड़ी और झुंझुनू जो आते हैं वो झुंझुनू जिले से लिए गए हैं। और श्री माधोपुर और ये नीम का थाना, ये जो है वो दोनों सीकर से लिए गए। श्री माधोपुर और नीम का थाना जो है वो दोनों सीकर से लिए गए। अगर हम बात करें कि जो ये नीम का थाना जिला जो आता है वो किससे विभाजित हुआ था, नीम का थाना जिला जो आता है वो किससे विभाजित हुआ था? तो नीम का थाना जिला जो आता है वो 2 जिलों से विभाजित हुआ था, 2 जिलों से विभाजित हुआ था। अब 2 जिले कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो जो है वो झुंझुनू आता है। अब झुंझुनू से जो वो कौन कौन सी चीजें लिए या कौन से क्षेत्र लिए, तो कौन सी? तो एक तो झुंझुनू लिया है, झुंझुनू क्या, खेतड़ी और उदयपुर वाटी लिया है।
यानी कि झुंझुनू जिले से जो है वो खेतड़ी और उदयपुर वाटी लिया है। यानी कि झुंझुनू जिले से जो है वो खेतड़ी और उदयपुर वाटी लिया है। झुंझुनू जिले से खेतड़ी और उदयपुर वाटी लिए हैं। झुंझुनू जिले से खेतड़ी और उदयपुर वाटी लिए हैं। नेक्स्ट दूसरे जिले से विभाजित किया गया, उस जिले का नाम आता है सीकर। और सीकर से क्या क्या लिया गया है, तो एक तो पाटन को सीकर से लिया गया जो कि सीकर में आता था, और एक नीम का थाना जिसको अब जिला बना दिया गया है। एक जो आता है वो श्री माधोपुर को लिया गया है। यानी कि नीम का थाना जिला जो आता है इसका विभाजन जो है, यानी कि कितने जिलों को विभाजित करके जो है वो नीम का थाना जिला बनाया गया है, तो सीकर को झुंझुनू 2 जिलों को विभाजित करके नीम का थाना जिला बनाया गया है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन करें, 2 जिलों को विभाजित करके नीम का थाना जिला बनाया गया है। 2 जिलों को विभाजित करके नीम का थाना जिला बनाया गया है। मैंने आपको उपखंड बता दिए हैं। अब हम जो है वो तहसीलों के बारे में बात करेंगे, यानी कि इसकी जो वो कितनी तहसीलें आती हैं। तो अगर हम इसकी तहसीलों के बारे में देखते हैं तो एक जो आती है वो पाटन आती है, एक जो आती है वो नीम का थाना आती है। नीम का थाना जो कि कहाँ से ली गई है, सीकर से, और पाटन भी जो वो सीकर जिले से लिया गया है। एक श्री माधोपुर, एक उदयपुर वाटी, और एक जो आता है वो खेतड़ी आता है। ये जो है वो इसमें 5 तहसीलें आती हैं। नेक्स्ट अगर हम कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करें तो ये जो नीम का थाना जिला जो आता है, ये सारी चीजें आप लिख लेना, मैं इनको साफ कर रही हूँ। इनके नोट्स बना लिया करो अच्छे से, और फिर उनको जो रीड कर लिया करो, बार बार उनका रिवीजन कर लिया करो, याद हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं कि जो नीम का थाना जिला जो आता है इसका उपनाम जो आता है इसको ताम्रनगरी कहा जाता है। क्योंकि ताम्रनगरी जो था वो पहले झुंझुनू को कहा जाता था, लेकिन अब जो है ताम्रनगरी किस वजह से कहा जाता था, क्योंकि खेतड़ी का जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी में जो तांबा निकलता है, गणेश्वर सभ्यता जो आती है वो सभी जो है वो नीम का थाना में आ गए हैं। तो इसी वजह से अब जो है वो ताम्रनगरी नीम का थाना हो गया है। बेचारा झुंझुनू जो है वो अब ताम्रनगरी नहीं रहा है, ताम्रनगरी जो है वो नीम का थाना को बोलेंगे अब हम, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि नीम का थाना में सीमा, यानी कि नीम का थाना जिला जो आता है वो किससे सीमा लगाता है, ये है अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। यानी ये अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाता है। अब अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ में साझा करता है, तो ये राज्य के साथ में जो राज्य के साथ सीमा लगाता है, उस राज्य का नाम हरियाणा आता है। और ये जो है उसके सीमावर्ती जिले कौन से आते हैं, सीमावर्ती जिले, यानी कि किन किन जिलों के साथ में सीमा साझा करता है, तो एक तो झुंझुनू के साथ में करता है, और एक जो है वो सीकर के साथ में करता है, और एक करता है जयपुर ग्रामीण, और एक आ जाता है हमारा कोटपुतली बहरोड। अगर हम बात करें तो ये जो हरियाणा जिला जो आता है वो हमारे राजस्थान के पहले 7 जिलों के साथ में सीमा साझा करता था। 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता था, लेकिन वर्तमान में 8 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। अब 8 जिले कौन से आते हैं वो भी आपको बता देंगे। एक तो जो आता है वो आप सभी को पता है, झुंझुनू, इसके साथ पहले भी करता था।
दूसरा जो आता है वो चूरू, पहले भी करता था। एक झुंझुनू, इसके साथ पहले भी करता था। दूसरा जो आता है वो चूरू, पहले भी करता था। एक आता है हनुमानगढ़। इसके बाद में जो है वो पहले जो है वो सीकर जो था वो हरियाणा के साथ में सीमा साझा करता था, लेकिन सीकर से जो है वो नीम का थाना अलग जो विभाजित करके जिस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, जिला बनाया गया है, उसके बाद में सीकर को जो है वो थोड़ा इधर खिसका दिया गया और नीम का थाना जो आता है वो किनारे के ऊपर ले आया गया। तो नीम का थाना जो वो हरियाणा के साथ में सीमा साझा करेगा, यानी कि अब जो है वो नीम का थाना हरियाणा के साथ में सीमा साझा करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पहले जो था वो जयपुर ग्रामीण जो था वो हरियाणा के साथ में सीमा साझा करता था, लेकिन जयपुर ग्रामीण को विभाजित करके कोटपुतली बहरोड बनाया गया है। तो जब कोटपुतली बहरोड को इधर खिसकाएंगे तो फिर कोटपुतली बहरोड जो आता है वो हरियाणा के साथ में सीमा साझा करेगा, लेकिन जयपुर ग्रामीण जो आता है, जयपुर जो आता है, वो अब जो है वो हरियाणा के साथ में सीमा साझा नहीं करेगा। अगर हम बात करें तो कोटपुतली बहरोड जो आता है वो हरियाणा के साथ में सीमा साझा करता है। और एक डिस्ट्रिक्ट आता है खैरथल तिजारा। खैरथल तिजारा जो आता है वो हरियाणा के साथ में सीमा साझा करता है। खैरथल तिजारा जो आता है वो अलवर से विभाजित करके बनाया गया है, यानी कि अलवर से खैरथल तिजारा नया जिला बनाया है। तो खैरथल तिजारा भी हरियाणा के साथ में सीमा साझा करता है, लेकिन अलवर भी जो है उस हरियाणा के साथ में सीमा साझा करता है। तो आप ये नाम याद रखना, अलवर भी हरियाणा के साथ में सीमा साझा करता है। और 8वां डिस्ट्रिक्ट जो आता है वो डीग आता है, यानी कि डीग जो आता है वो भरतपुर को विभाजित करके डीग नया जिला बनाया है, जो कि हरियाणा के साथ में सीमा साझा करता है। हरियाणा के साथ में राजस्थान के पहले 7 जिले सीमा साझा करते थे, लेकिन अब जो है वो हरियाणा के साथ में हमारे राजस्थान के 8 जिले सीमा साझा करते हैं। 8वां जिला, एक एक्स्ट्रा जिला कौन सा आया है तो वो खैरथल तिजारा आता है। पहले जो थे वो कोटपुतली बहरोड जो है वो जयपुर से विभाजित करके नए जिले बनाए गए हैं। कोटपुतली बहरोड जो आते हैं वो अलवर में आता था, बहरोड और कोटपुतली जयपुर में आता था। तो अलवर और जयपुर को विभाजित करके बनाया गया था, ठीक है। तो जयपुर जो था वो पहले हरियाणा के साथ में सीमा लगाता था, लेकिन अब जो है वो जयपुर हरियाणा के साथ में सीमा नहीं लगाता है, कोटपुतली बहरोड लगाता है। पहले सीकर हरियाणा के साथ में सीमा लगाता था, लेकिन अब नीम का थाना लगाता है। ये सारे फैक्ट्स, पहले भरतपुर जो है वो सीमा लगाता था हरियाणा के साथ में, लेकिन अब जो है वो भरतपुर को विभाजित करके डीग नया जिला बनाया, तो डीग जो है वो हरियाणा के साथ में सीमा साझा करता है। सारे फैक्ट्स याद रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो है आपको कंफ्यूजन कर देगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, सीमावर्ती जिले हमने देख ही लिए, सीमा हमने देख ही ली। अब हम बात करते हैं, यानी कि ये इधर वाले साफ कर देती हूँ मैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो है यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यानी कि नीम का थाना जिला जो आता है इसमें जलवायु कौन सी पाई जाती है। जलवायु, यानी कि यहाँ पर जो है वो जलवायु कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ पर जलवायु अगर हम देखें तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार देखें, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार या कोपेन के अनुसार देखें तो यहाँ पर BSHW प्रकार की वनस्पति पाई जाती है या जलवायु पाई जाती है। वनस्पति क्या, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो नीम का थाना जिला जो आता है यहाँ पर जलवायु अगर हम कोपेन के अकॉर्डिंग देखें तो BSHW, यानी कि यहाँ पर अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश पाया जाता है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, यानी कि नीम का थाना जो आता है वो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश आता है। ये पॉइंट आप याद रखना कि नीम का थाना जलवायु जो आती है वो अर्ध शुष्क जलवायु आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये किस संभाग में आता है, तो नीम का थाना जिला जो आता है वो सीकर संभाग में आता है। और आप सभी को पता है कि सीकर संभाग जो आता है वो नया संभाग बनाया गया है। एक आपको बात बता दें कि शेखावाटी क्षेत्र में कितने जिले आते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में शेखावाटी क्षेत्र में जो है वो राजस्थान के 3 जिले आते हैं। 3 जिले क्या, 4 जिले हो गए अब, यानी कि शेखावाटी क्षेत्र में जो है वो राजस्थान के 4 जिले आते हैं। और वो 4 जिले कौन कौन से आते हैं, तो एक तो जो है वो चूरू आता है, एक झुंझुनू आता है, एक सीकर आता है, ये तो आप सभी को पता है। इन तीनों के बारे में तो आपको पहले से पता था। एक जो है वो अब नया हो गया, नीम का थाना जो आता है वो भी शेखावाटी क्षेत्र में आता है। और ये चारों जो आते हैं वो सीकर संभाग में आते हैं। ये चारों जिले सीकर संभाग में आते हैं।
यानी कि सीकर संभाग में कितने जिले आते हैं, तो सीकर संभाग में 4 जिले आते हैं, यानी कि शेखावाटी क्षेत्र के 4 जिले जो आते हैं वो सीकर संभाग में आते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में जो है वो राजस्थान के 4 जिले आते हैं, जिसमें कि चूरू आता है, झुंझुनू आता है, सीकर आता है और एक नया जिला आ गया है जो कि नीम का थाना आ गया है। पहले जो थे वो शेखावाटी क्षेत्र में 3 जिले आते थे, लेकिन अब जो है वो 4 हो गए हैं। नीम का थाना भी जो है वो शेखावाटी क्षेत्र में आता है। और अगर हम बात करें तो जो सीकर संभाग जो आता है उसमें नीम का थाना जिला आता है। तो सीकर संभाग में कितने जिले आते हैं, तो आप ऐसे याद रख लेना कि पूरा शेखावाटी क्षेत्र जो आता है वो सीकर संभाग में आता है। यानी कि ऐसे याद रख लेना कि पूरा शेखावाटी क्षेत्र सीकर, पूरा जो सीकर संभाग जो आता है उसमें कितने जिले आते हैं, तो 4 जिले आते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसको जो वो किससे विभाजित करके बनाया गया है। तो आप सभी को पता है कि सीकर प्लस झुंझुनू, इसको इन दोनों जिलों को विभाजित करके जो वो नीम का थाना जिलों को बनाया गया है। यानी कि नीम का थाना जिले को किस जिलों को विभाजित करके बनाया गया है, तो सीकर और झुंझुनू को विभाजित करके बनाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो और जो है वो नीम का थाना जिले में क्या फैक्ट्स बन जाते हैं, तो अगर हम बात करें तो यहाँ की वनस्पति कैसी आती है, यानी कि सीकर जिले की नीम का थाना जिले की वनस्पति कैसी आती है, तो यहाँ पर जो है वो पतझड़ी प्लस मरुदभिद, पतझड़ी मरुदभिद मिश्रित वनस्पति पाई जाती है। पतझड़ी और मरुदभिद मिश्रित वनस्पति पाई जाती है। मिट्टी कैसी होती है, तो यहाँ पर मिट्टी जो होती है वो रेतीली लाल दोमट मिट्टी होती है। रेतीली लाल दोमट मृदा जो होती है वो यहाँ पे होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो सीकर जिला जो आता है इसका नामांकन कैसे हुआ था, यानी कि सीकर जिले का नामांकन कैसे हुआ था, तो सीकर जिले का नामांकन जो था यहाँ पर निम्बारक संप्रदाय का नीम के पेड़ से कुछ संबंध होने से जो है वो इसका नाम जो है वो नीम का थाना पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसके प्रथम कलेक्टर कौन आते हैं, श्रुति भारद्वाज जो आती है, यानी कि इसकी अगर हम बात करें कि इसके प्रथम कलेक्टर कौन आते हैं, तो श्रुति भारद्वाज आते हैं। श्रुति भारद्वाज इसके प्रथम कलेक्टर आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसके प्रथम एसपी कौन आते हैं, तो अनिल बेनीवाल जो आते हैं वो इसके प्रथम एसपी आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर वर्षा जो होती है वो 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वनस्पति कैसी पाई जाती है वो आपको पहले ही बता दी। और यहाँ पे जो कुछ चोटियाँ आ जाती हैं, यानी कि कुछ चोटियाँ पाई जाती हैं नीम का थाना जिले में। तो वो चोटियाँ कौन कौन सी आती हैं, तो आप ध्यान दे लेना क्योंकि उन चोटियों से जो वो क्वेश्चन बनते हैं। एक जो आती है वो मालखेत आता है, मालखेत की चोटी आती है। और मालखेत चोटी जो आती है इसका कितनी लंबाई आती है, तो 152 मीटर आती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो और कौन सी आती हैं, तो एक जो आती है वो लोहारगल की चोटी आती है। और ये लोहारगल की चोटी जो आती है उसकी लंबाई जो आती है वो 151 मीटर आती है। इसके बाद अगर हम देखें तो बबई की चोटी आती है, बबई की चोटी जो आती है उसकी लंबाई जो आती है वो 780 मीटर आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो है वो कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, यानी कि ये जो नीम का थाना जिला जो आता है इसके अंदर कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। वो पहाड़ियाँ कौन कौन सी आती है, यानी कि यहाँ पर जो है वो कौन सी पहाड़ियाँ आती है। पहाड़ी नीम का थाना जिले में जो पहाड़ियाँ पाई जाती है वो डाबला सिंघाना की पहाड़ी, यानी कि नीम का थाना जिला जो आता है यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है, तो डाबला सिंघाना मतलब खेतड़ी सिंघाना और डाबला नीम का थाना खेतड़ी सिंघाना और डाबला नीम का थाना की पहाड़ी। और एक जो आती है वो कौन सी आती है, तो बबई की पहाड़ी आती है। बबई की पहाड़ी जो आती है वो यहाँ पे आती है। ठीक है, बबई की पहाड़ी आती है, आपको ये याद रखना है क्योंकि इन पहाड़ियों से भी जो क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक नदी आती है
तो नीम का थाना जिला जो आता है, यहाँ पे नदी कौन सी आती है, तो यहाँ पे जो है वो कातली नदी आती है। तांबे के भंडार यहाँ से मिले हैं, और वो भी जो है वो प्राचीन भंडार मिले हैं, प्राचीन भंडार। अब प्राचीन यानी कि कितने, तो 2800 ईसा पूर्व तक के यहाँ पे जो है वो भंडार मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो इससे जो है वो पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, यानी कि जो गणेश्वर सभ्यता जो आती है इसको पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। यहाँ पे देखो आप, और क्या कहते हैं गणेश्वर सभ्यता को, तो इसको जो है वो पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। और यहाँ पर कपीश मृद भांड मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता जो आती है वो कातली नदी के किनारे आती है, कातली नदी के किनारे आती है, कातली नदी के किनारे आती है। और गणेश्वर सभ्यता से तांबे का निर्यात किया जाता है। और तांबे का निर्यात कहाँ पे किया जाता था, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा सभ्यता जो आती है वहाँ पर तांबे का निर्यात किया जाता था। भारत में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन यहीं पे होता था, वस्तु में 99% तांबा पाया जाता था। वस्तु में 99% तांबा पाया जाता था। गणेश्वर सभ्यता से बहुत ज़्यादा फैक्ट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे जो है वो मछली पकड़ने का कांटा और यहाँ पे तीर बाण मिले हैं, यानी यहाँ पर मछली पकड़ने का कांटा और तीर बाण और कई जो है वो तलवारें यहाँ पे मिली हैं। तांबे के भंडार हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसकी खोज जो थी वो आर सी अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक और सभ्यता आती है जो कि नीम का थाना जिले में आती है, यानी कि राजस्थान में जो है वो नीम का थाना जिले में कितनी सभ्यताएं आती है, तो नीम का थाना में 2 सभ्यताएं आती है। उसमें से एक और सभ्यता आती है जो कि सुनारी सभ्यता आती है, यानी कि एक और सभ्यता आती है जो सुनारी सभ्यता आती है। और ये जो सुनारी सभ्यता जो आती है वो लोह युगीन सभ्यता आती है, लोह युगीन सभ्यता आती है। और ये कहाँ पे आती है, तो ये खेतड़ी नीम का थाना में आती है, इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी, तो इसकी खोज भी विजय सिंह के द्वारा करी गई थी। विजय सिंह के द्वारा जो वो सुनारी सभ्यता की खोज की गई थी। सुनारी सभ्यता जो आती है वो कहाँ पे आती है, खेतड़ी नीम का थाना में। लोह युगीन सभ्यता आती है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ताम्र युगीन सभ्यता जो है वो गणेश्वर सभ्यता आती है, लोह युगीन सभ्यता जो आती है वो सुनारी सभ्यता आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो हमें क्या मिला है, यानी कि सुनारी सभ्यता में क्या मिला है, तो सुनारी सभ्यता जो आती है यहाँ पर लोहा गलाने की भट्टी मिली है, लोहा गलाने की भट्टी जो आती है वो सुनारी सभ्यता से मिली है। कातली नदी के किनारे जो है वो सुनारी सभ्यता आती है, कातली नदी के किनारे सुनारी सभ्यता आती है, कातली नदी के किनारे जो है वो सुनारी सभ्यता आती है। और जो है वो क्या क्या फैक्ट्स बन जाते हैं इससे, तो एक जो आता है वो कंजर्वेशन रिजर्व आता है। नीम का थाना में एक कंजर्वेशन रिजर्व आता है उदयपुर वाटे में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा कौन सा आता है, तो ये आता है खेतड़ी बांसियाल कंजर्वेशन रिजर्व है। अगर हम तीसरा देखें तो खेतड़ी बांसियाल बागोर कंजर्वेशन रिजर्व आता है। खेतड़ी बांसियाल कंजर्वेशन रिजर्व, ये तीनों कंजर्वेशन रिजर्व यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। और साकम्बरी भी एक कंजर्वेशन रिजर्व है, बीड़ भी हमें देखने को मिलता है यहाँ पे।
कंजर्वेशन रिजर्व ये हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो एक खनिज आते हैं, यानी कि अब हम खनिजों के बारे में बात करते हैं कि नीम का थाना जिला जो आता है यहाँ पर कौन कौन से खनिज आते हैं। नीम का थाना जिले में कौन कौन से खनिज आते हैं, तो अगर हम खनिज देखें तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट तांबा यहाँ पे है। और तांबा कहाँ पे है, तो खेतड़ी। तांबा नीम का थाना जिले में कहाँ पे है, तो खेतड़ी, सिंगाणा, कोपर, खेतड़ी, सिंगाणा, कोपर, कोलीहाल, चांदमारी और अक्कावली में हमें तांबा देखने को मिलता है। लोहा यहाँ पे कहाँ पे मिलता है, तो लोहा जो था वो डाबला और सिंगाणा, डाबला सिंगाणा में लोहा देखने को मिलता है। सिंगाणा जो था वो झुंझुनू में आता था, जिसको नीम का थाना में शामिल कर लिया गया। और डाबला जो था वो सिक्कर में आता था, जिसको नीम का थाना में शामिल कर लिया गया। पहले आते थे ये सिक्कर में और झुंझुनू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैलेसाइट पाया जाता है। और यानी कि नेक्स्ट अगर हम खनिज के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है वो कैलेसाइट पाया जाता है और बेरिलियम पाया जाता है। कैलेसाइट और बेरिलियम पाया जाता है। बेरिलियम खनिज पाया जाता है। एक जो आता है वो आपको याद रखना है कि यूरेनियम कहाँ पे पाया जाता है, तो यूरेनियम जो होता है वो रोहिला क्षेत्र, जो कि सिक्कर में ही आता है। यानी कि यूरेनियम अभी भी सिक्कर में है, रोहिला क्षेत्र में। और एक पाइराइट्स जो आता है इसको झूठा सोना कहा जाता है। पाइराइट्स को झूठा सोना कहा जाता है। और ये जो है वो कहाँ पे आता है, तो सलादीपुरा सिक्कर में जो है वो पाइराइट्स आता है। यानी कि हम जो है वो कुछ खनिज के बारे में बात कर रहे थे, उसमें जो है वो हम थोड़ा अभ्रक भी हमें देखने को मिल जाता है। अभ्रक और तांबड़ा भी जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यानी कि जो नीम का थाना जिला जो आता है उसमें अभ्रक और तांबड़ा देखने को मिलता है। और ये तांबड़ा जो होता है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, तो बागेश्वर नीम का थाना में देखने को मिलता है। बागेश्वर नीम का थाना में जो है वो हमें अभ्रक देखने को मिलता है। हम बात कर रहे थे नीम का थाना जिले में खनिजों के बारे में, तो यहाँ पे जो है वो तांबा पाया जाता है। आपको सभी को पता है तांबा नीम का थाना के कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तो खेतड़ी में, सिंगाणा में, कोपर में, कोलिहाल में, चांदमारी में, आकवली में। और लोहा जो होता है वो डाबला में और सिंगाणा में। सिंगाणा पहले झुंझुनू में आता था और डाबला जो था वो सिक्कर में आता था, लेकिन अब जो है ये नीम का थाना में आते हैं। और यहाँ पे और कौन कौन से खनिज आते हैं, तो यहाँ पे जो है वो कैल्साइट, बेरिलियम, अभ्रक और तांबड़ा जो था वो बागेश्वर नीम का थाना में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो एक और खनिज के बारे में हम बात कर सकते हैं, वो यूरेनियम आता है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था एक SI के एग्जाम में आया था। यूरेनियम खनिज जो है वो सिक्कर के किस क्षेत्र से निकाला जाता है खनिज, तो ये रोहिला क्षेत्र आता है, आप याद रखना है। क्योंकि एक जो है वो पाइराइट्स भी निकाला गया था सलादीपुरा सिक्कर से। ये दोनों खनिज जो आते हैं वो सिक्कर में आ जाते हैं। पाइराइट्स जो आता है इसको झूठा सोना कहा जाता है। और अगर हम नीम का थाना जिले के फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो है एक हवेली आती है। यानी कि नीम का थाना जिला जो आता है इसमें एक हवेली आती है। नीम का थाना जिले में एक हवेली आती है। किसकी हवेली आती है, पंसारी की हवेली आती है। इसके संबंध में क्वेश्चन बन जाएगा। पंसारी की हवेली जो आती है वो नीम का थाना में आती है। और ये पंसारी की हवेली जो आती है वो श्री माधोपुर में आती है। श्री माधोपुर में पंसारी की हवेली आती है। श्री माधोपुर में पंसारी की हवेली आती है। तो जो नीम का थाना में और बहुत सारे फैक्ट्स बच गए हैं, तो उसको हम जो अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।